Hello, good morning, everyone. In the last lecture, we have discussed about how to find the rank of matrix, eigenvalue and eigenvectors of the matrix, what are the properties of eigenvalues and eigenvectors, and we have also discussed what are the shortcuts to find rank, inverse of a matrices and all. In this session, we'll be discussing about what is the meaning of linear and dependency and independency of matrices, what is Cayley-Hamilton theorem, and how to find whenever we are doing any multiplication of two matrices, how to find total number of addition and multiplication. And few of the miscellaneous topics which are left over will be covered in this session. So moving to this session, to our first topic. So today our first topic is linear dependency and independency of vectors. So what is the meaning of linear independency and dependency of vectors? Generally, suppose if I am having a set of vectors, suppose I am saying x1, x2, x3, x4. Suppose I am having x number of vectors. Let a set containing x1, x2, xn number of elements which are vectors in nature, which are x1, x2, x3 and xn vectors are there. Then if I am saying it is a linearly dependent, if it is linearly dependent. ये linearly dependent कब होगा? If and only if suppose if we are having r number of scalars. So what way I'm saying, like k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus so on plus kr xn is equal to 0. कंडीशन ये होगी कि ये k1 k2 नॉट इक्वल टू 0 नहीं चाहिए. k1 k2 नॉट इक्वल टू k1 k2 k3 ये जितने भी हैं आपके डॉट डॉट kn, दे शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अगर ये 0 हो जाते हैं देन ऐसे वेक्टर्स को हम इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं. सो कलर चेंज करेंगे. It is linearly independent. It is linearly independent कब? If and only if कंडीशन वही है k1 x1 plus k2 x2 plus dot 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 kr xr xn equal to 0 implies k1 equal to k2 is equal to k3 equal to dot kr is equal to 0. अगर ये 0 होगा तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएंगे. एल्स वो क्या कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे. तो ये तो बात हो गई उसकी डेफिनेशन की कि हम किस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिफाइन कर सकते हैं. बट अगर सपोज करते हैं हमें ये पता करना हो मैथमेटिकली कि आप कैसे बताओगे कोई वेक्टर डिपेंडेंट है या नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है. लेट्स सी वो हम कैसे डिफाइन करते हैं. यूजिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स. देखेंगे. सो इसको मैं नोट करके लिखता हूं. सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स ए है और उसका रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दैट इज रो ए, ये बराबर है किसके? आपका जितने भी आपने वेक्टर दे रखे हैं नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स के. या फिर हम ये कहें कि ए जो है आपका क्या हो और ए क्या हो आपका नॉन सिंगुलर हो, मतलब नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट. देन ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं. ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बोलते हैं. क्लियर है? वहीं अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो ए लेस देन हो नंबर ऑफ गिवन वेक्टर्स के, और मैं ये बोलूं वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो, देन ऐसे केसेज में इसे हम लीनियरली
डिपेंडेंट वेक्टर्स बोलेंगे। तो आई थिंक ये क्लियर है कि लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, सो अब हम बात करें कि कुछ प्रॉपर्टीज की, तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी, देख लेते हैं एक दो प्रॉपर्टीज। जो इसकी जो प्रॉपर्टी है उस एक दो प्रॉपर्टी से कभी कभी आपके असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन जैसे आता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे पहला ऑप्शन है कि सपोज करते हैं हमारे पास हमारे पास क्या है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इफ ईटा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, इन्हीं गिवन वेक्टर्स का, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ sets x1 x2 dot 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 xn set of vectors, then तो ये n और ये वेक्टर, देन द सेट ईटा x1 x2 dot dot xn आर लीनियरली डिपेंडेंट। इफ, अब ये लीनियर डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन पहले लिखी थी ये वाली, यहां 0 के बराबर आपका क्या आ जाए, n के बराबर हो जाए। देन व्हेन ईटा इज इक्वल टू k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस सो ऑन kr xn। सो ये हमारी कंडीशन होगी, कोई n, कोई एक नंबर है जो लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ एग्जिस्ट करता है तो वो सारा सेट का भी आपका वो होगा, तो ये कंडीशन आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। अगर सपोज करो आपने किसी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का सुपर सेट बनाया तो वो भी क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सेकंड पॉइंट है एवरी सुपर सेट, every superset of a linearly dependent linearly dependent set is linearly dependent। वो भी क्या होता है आपका, लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। क्लियर है, ओके। अब गेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर्स। फिर इन तीनों को हम कंबाइन करके इसके ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो हमारा टॉपिक है ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर्स। कि कब आप किन्हीं दो वेक्टर को आप ऑर्थोगोनल बोलोगे। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर्स हैं x1 x2 हैं। लेट x1 एंड x2 बी टू वेक्टर्स। तो ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है, द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी इज, पहली कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों के दोनों नॉन जीरो होने चाहिए। ए, x1 x2 आर नॉन जीरो। दूसरा, x1 ट्रांसपोज x2 ये जीरो के बराबर हो। तो अगर ये ऐसा होगा तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या कहोगे, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। क्लियर है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लॉ देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर मैंने ले लिया एग्जाम्पल, मैंने लेता है x1 इज इक्वल टू -1 2 3 एंड x2 इज इक्वल टू सपोज 2 -3 1 -1। अब हमें चेक करना है ऑर्थोगोनल है कि नहीं। पहले तो ये नॉन जीरो है तो पहले तो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, फिर हमें क्या करना है, x1 ट्रांसपोज x2 निकालना है। चलो भाई x1 ट्रांसपोज x2 निकालो, -1 2 3 इंटू 2 -3 -1 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका -2 -6 -3। सो इट इज कमिंग आउट टू बी या -6 -5 -11 दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये कैसे वेक्टर्स हैं, नॉन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का ऑर्थोगोनैलिटी या नॉन ऑर्थोगोनैलिटी को डिसाइड कर सकते हो। अच्छा, सपोज करते हैं हमारे पास एक की वजह दो वेक्टर की वजह तीन वेक्टर हो जाए। सो सपोज नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसी में हम बात करेंगे। सपोज करते हैं इफ
x1 x2 x3 are 3 vectors. Then condition for orthogonality क्या है? कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी क्या है? सीधी सी बात, पहला x1 x2 x3 दे शुड बी नॉन जीरो, दे शुड बी नॉन जीरो. दूसरा दूसरा अब आप हर एक का डॉट प्रोडक्ट निकालो, x1 ट्रांसपोज x2, x2 ट्रांसपोज x3, x1 ट्रांसपोज x3, अगर ये तीनों जीरो आते हैं डॉट प्रोडक्ट तो फिर से हम कहेंगे वो ऑर्थोगोनल है. तो एक कंडीशन क्या है, x1 ट्रांसपोज x2 जीरो होना चाहिए, x2 ट्रांसपोज x3 ये भी जीरो होना चाहिए, एंड x1 ट्रांसपोज x3 ये भी जीरो होना चाहिए. तभी आप क्या कहोगे, ऑर्थोगोनल. ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी में एक और आती है, एक और प्रॉपर्टी क्या आती है, चेंज कलर किया. मान लेते हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn सेट ऑफ वेक्टर्स हैं हमारे. ठीक है, देन कंडीशन फॉर ऑर्थोनॉर्मेलिटी, कंडीशन फॉर ऑर्थोनॉर्मेलिटी इज, पहला ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या होने चाहिए, सेट ऑफ वेक्टर्स जो हैं ये सारे के सारे आपके ऑर्थोगोनल होते हैं. क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल वेक्टर होने चाहिए. दूसरा, इन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वो यूनिटी होना चाहिए, या लेंथ जो होनी चाहिए वो यूनिटी होनी चाहिए. ईच वेक्टर इज ऑफ यूनिट लेंथ, ये यूनिट लेंथ का होना चाहिए. ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर्स x1 x2 x3 हैं, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, और ये सारे के सारे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, r की पावर n में, जो ऑर्थोगोनल है. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि ये सारे के सारे उस केस में क्या होंगे तब, दे ऑल आर लीनियरली डिपेंडेंट. अगर ऐसा होता है x1 x2 xn सेट ऑफ वेक्टर्स जो rn के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऑर्थोगोनल हैं, देन वो क्या कहलाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहलाएंगे. एंड उनका स्पैन जो होगा वो r की पावर n के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ओके. r की पावर n, r की पावर n मीन्स जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं वही उसका ऑर्डर भी है, r की पावर 3 r की पावर 4. अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे. क्लियर है? इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो गेट में आए हुए हैं. ऐसे क्वेश्चन क्या है, गेट आपका, ये गेट क्विज 2013 में आया है, 13 में. क्वेश्चन है, पहचानना है आपको, चूज द करेक्ट set of functions which are linearly dependent, जो क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट हो. ऑप्शन क्या दिया इन्होंने आपको, पहला ऑप्शन दिया है साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स. ऑप्शन बी दिया आपको कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स. ऑप्शन सी दिया आपको कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स. ऑप्शन डी दिया आपको कॉस 2x, कॉस एक्स एंड साइन एक्स. चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. लीनियर इंडिपेंडेंट होने की कंडीशन क्या है कि k1 k2 जो भी आप कांस्टेंट्स मानेंगे वो वैल्यू जीरो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तभी वो लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे. चलो देखते हैं, क्या इनको हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई तरीका नहीं है. साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स आप मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू
अब लिखोगे भी तो कैसे लिखो, साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, बट मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स नॉट पॉसिबल वहां पे, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, tan एक्स इज इक्वल टू cos एक्स बाई, सॉरी, sin एक्स बाई cos इक्वल टू sin एक्स बाई cos एक्स, और tan एक्स cos एक्स इज इक्वल टू sin एक्स। अगेन ये इक्वेशन किस फॉर्म में देखिए बन रही है, ये बन रही है k1 sin एक्स माइनस k2 tan एक्स cos एक्स बराबर 0, वेयर k2 इज इक्वल टू -1, k1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सो यहाँ पे देखो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन फिर से हो गया, तो फिर से ये क्या है, लीनियर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, cos 2x को क्या देखते हैं, हम cos 2x को लिख सकते हैं किस तरह से, cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2x माइनस cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। जरा देखो यहाँ पे k1 की वैल्यू 1 हो गई, k2 की वैल्यू -1 हो गई, और k3 की वैल्यू 1 हो गई। k1 k2 k3 आर नॉट इक्वल टू 0 एंड दे आर नॉट इन मल्टीप्लिकेटिंग फॉर्म आल्सो, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया cos 2x sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। क्लियर है, अगर हम कैसे लीनियर डिपेंडेंट निकालेंगे, इस तरीके से हम लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर्स को दिखा सकते हैं या फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आया है गेट 2006 में। क्वेश्चन दिया है आपको, एक वेक्टर दिया है p इज इक्वल टू -10 -1 एंड 3, q इज इक्वल टू आपको दिया है -2 -5 और 9, एंड r इज इक्वल टू आपको दिया है 2 -7 एंड 12। कहता है an orthogonal set of vectors having span that contains p q r is, ऑप्शन दिया इन्होंने -3 -6 -3 6 4 -2 एंड 3। ऑप्शन बी है आपके पास -4 2 4 5 7 -11 8 2 -3, सी 6 7 -1 -3 2 -2 3 9 -4 and D 4 3 -11 131 3 and here it comes 5 3 4। चलो सबसे पहले तो अगर आर स्पैन निकालना तो पहले चेक करना पड़ेगा इनमें से कौन सा वेक्टर हमारा क्या है, आपका ऑर्थोगोनल है। चलो चेक करके देखते हैं, ये ऑर्थोगोनल होगा क्या, -24 +6 +18, हाँ 0 है, ये ऑर्थोगोनल तो हो रहा है। ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, -4 हो जाए 20, -20 +14 -44, नहीं ये 0 नहीं हो रहा है, ये ऑर्थोगोनल नहीं है, तो पहले तो ये ऑप्शन ही नहीं है, गलत हो गया यहीं पे। ये ऑर्थोगोनल होगा क्या, -18 +14 +4, ये देखिए यहाँ पे एक 0 आ रहा है फिर से, तो यहाँ पे एक ऑर्थोगोनल होने के, सॉरी ये 2 है, सॉरी ये यहाँ पे 2 है, प्लस -1 × 2 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी ऑर्थोगोनल, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ से। 4 1 4 +3 1 3 3 9 -33, अब ये भी आपका क्या है, ऑर्थोगोनल नहीं है, सो यहाँ से ऑप्शन तो ये सही है। अब आगे सॉल्व आउट कैसे करेंगे, ऑर्थोगोनलिटी तो हमने चेक कर ली, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब रिप्रेजेंट कराना हो कैसे, देखते हैं। अब आपको इसको दिखाना पड़ेगा कि आर स्पैन पे स्पेसिफाई कर, आंसर तो आपको ये हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ से, तो लिखेंगे k1 इन द ब्रैकेट, पहला आपका वेक्टर क्या था, -6 3 -6 -6 3 -6 3। इस क्वेश्चन का इसी पे एक अगला क्वेश्चन ऐसी तरह से आ जाता है, उसी को मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। दूसरा है 4 -2 एंड 3। अब आप क्या करोगे, हर बार एक बार इक्वल टू पी रख के आप k1 k2 निकाल सकते हो, और क्यू रख के k1 k2 निकाल सकते हो, आर रख के k1 k2, उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको फिर पी क्यू आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, उसको देख लेते हैं, जिससे एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी तरीके से। क्वेश्चन क्या आया है गेट में, क्वेश्चन आया है आपका, जो मैं बोल रहा था कि एक वेक्टर E1 दिया है आपको
1 0 एंड 2। वेक्टर E2 दिया है आपको 0 1 0। वेक्टर E3 दिया है आपको -2 0 एंड 1। कहता है फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सच डेट R3 स्पेस दे रखा है उन्होंने, R3 स्पेस को फॉलो कर रहा है। देन द वेक्टर U इज इक्वल टू 4 3 -3, ये बिलोंग करता है आपका R3 में। तो R कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, आप इसको कैसे लिख सकते हो, E1 E2 E3 की फॉर्म में। तो ऑप्शन दिया है पहला ए, U इज इक्वल टू -2/5 E1 -3 E2 -11/5 E3। बी दिया है U इज इक्वल टू -2/5 E1 +3 E2 +11/5 E3। सी दिया है U इज इक्वल टू -2/5 E1 -3 E2 +11/5 E3। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको U इज इक्वल टू -2/5 E1 +3 E2 -11/5 E3। सो अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। तो देखते हैं, लिखते हैं इस चीज को। सो हमारे पास U है 4 3 -3 के बराबर। ओके, सो हम लिखेंगे, देखते हैं ऐसे 4 3 -3 के बराबर। ये हो जाएगा, मैं मानता हूँ K1 इन द ब्रैकेट E1 आप लिख दोगे, E1 102 प्लस K2 आप लिख दोगे इसी तरह से 0 1 0 प्लस फिर आप K3 लिखोगे, K3 इन द ब्रैकेट, ये है आपका -2 0 1 आप सॉल्व कर दो। तो 4 इज इक्वल टू हो गया K1 -2 K3। 3 इज इक्वल टू हो गया आपका K3 सिर्फ, एंड -3 इज इक्वल टू हो गया आपका 2K1 +K3। ओके, तो K3 तो यहाँ से आ गया आपको, सॉरी K2 तो आपका यहाँ से आ गया 1 के 3 की बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। 4 इज इक्वल टू K1 -2 K3, इस वाले में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। -3 इज इक्वल टू 2K1 +K3, माइनस कर लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म हो गया आपका यहाँ से। ये हो गया -4 प्लस -1 -5 K3, एंड एयर इज इक्वल टू 2 4 जाए 8 +11, तो 11 आ गया। तो यहाँ से K3 की वैल्यू हो गया -5/11। K3 हो गया -5/11, K2 हो गया 3। देखते हैं मैच कोई कर रहा है, यहाँ से आप K1 भी निकाल सकते हो पुटअप करके। सो आपका देखते हैं माइनस K3 आ रहा था 3, ये हो गया -5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑन माइनस, सॉरी -11/5 है, -11/5 है, -11/5 राइट 3E2। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो लीनियर डिपेंडेंसी के या ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस को। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है कैली हैमिल्टन थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक इज कैली हैमिल्टन थ्योरम। ये थ्योरम हमारा हेल्प करता है, कहता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। स्टेट्स दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies the the characteristic equation. It satisfies the characteristic equation. ये आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, कोई मान लेते हैं आपको कोई मैट्रिक्स दे दी, और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, उसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस।
सपोज करो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, अब मैं देख लेता हूँ कैसे सेटिस्फाई करेगा। ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 3 4 2, देखते हैं सी एच थ्योरम इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, क्योंकि ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले मैं निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, इट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 3 4 2 माइनस लैम्डा, इट इज इक्वल टू 0। सो इट इज इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा माइनस 12 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका लैम्डा स्क्वायर, यहाँ हो गया आपका माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 12 दैट इज -10, एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो अभी आपका सी एच थ्योरम क्या कहता है, सी एच थ्योरम कहता है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। चलिए चेक करके देख लेते हैं। सो हमारी एच पर सी एच थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i शुड बी इक्वल टू 0। चलिए हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है आपका 1 4 3 2, तो इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 1 4 3 2, ये हो गया 1 1 जा 1, 3 4 जा 12 1 13, 13 आ गया आपका, राइट। देन 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 सही है वहाँ, 1 3 जा 3, 3 2 जा एंड 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 9 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 12 हो गया, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 2 2 जा 12, 2 2 जा 4, 12 4 16। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10i, 13 9 12 16 माइनस 3 इन द ब्रैकेट 1 3 4 2, और सॉरी माइनस होगा माइनस 10 इंटू आई 1 0 0 1। चलिए सॉल्व कर दो। 13 माइनस, राइट, सही है, ठीक है, हाँ। 13 -3 माइनस 10, शायद कहीं पे मल्टीप्लिकेशन में वर्ड हो रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12, 1 2 3, 1 1 जा 1, 3 4 जा 12 1 13, ठीक है, हाँ राइट है। 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 9 सही है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 8 और 12 सही है, सही है, 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4 16 सही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके देखना है, ये जीरो आना चाहिए, देखते हैं जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए 13 - 13 - 13 जीरो हो गया, ठीक है, 9 3 जा 9 जीरो हो गया, ठीक है, 12 -3 4 जा 12 जीरो खत्म हो गया, 16 3 2 जा 6 10, 6 और 10 -16, 16 + 16 जीरो, सो हेंस इट इज प्रूफ। अब देखो आपको इसका क्या करना है, इनवर्स निकालना है। देखो इनवर्स निकालना इससे बहुत ईजी, एक तो तरीका था आप पूरा एडजॉइंट निकालो फिर इनवर्स निकालो। अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जैसे कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, -3a माइनस 10i इक्वल टू 0, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब किसी ने आपसे कहा इनवर्स निकालना, आप डायरेक्टली इनवर्स निकाल सकते हो, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर पूरी मल्टीप्ली मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए इनवर्स ए माइनस 10 ए इनवर्स आई दैट इज इक्वल टू 0। और अब देखिए ये लिख सकते हैं आप, ए इनवर्स ए इंटू ए -3, ये हो गया आपका आई, इस चीज को आप उधर ले जाइए, हो जाएगा 10 ए इनवर्स इंटू आई, सिर्फ ए इनवर्स बचेगा, और ये क्या हो गया, अब आपका आई हो गया, ए इनवर्स इंटू आई सिर्फ, सॉरी, ए इनवर्स इंटू ए आई, आई इंटू ए हो जाएगा, तो ए -3i डिवाइड बाई 1/10 दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स। देखिए इतना जल्दी से आप इस तरीके से मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। तो इनवर्स निकालेंगे आपके पास कई सारे मेथड मैंने बताए, एडजॉइंट मेथड से आप निकाल सकते हो, एडजॉइंट ए निकालो, डिटरमिनेंट ए निकालो, सॉल्व कर दो, नहीं तो आपके पास आप कैरेक्टर की इक्वेशन निकालो, वहां से भी सॉल्व आउट करके आप इनवर्स निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको कौन सा करना है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, जैसे सपोज करो इसी मैट्रिक्स में मेरे से किसी ने कहा होता आप ए क्यूब निकाल के दे दो, तो अब देखो ए क्यूब कैसे निकलता, चलो देखते हैं। अब ए क्यूब निकालेंगे, एक तरीका है आप बार बार मल्टीप्लाई करो, दूसरा तरीका है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सोल्यूशन। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ए स्क्वायर -3a माइनस 10i बराबर 0। मैंने क्या किया, मैंने ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिख दिया 3a प्लस 10i, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ से, और पूरी मैट्रिक्स में ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 3a प्लस
10i, और इस पूरी मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा 3a² प्लस 10a। वापस आप ए की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दो, तो हो जाएगा 3a प्लस 10i प्लस 10a। तो दैट इज इक्वल टू 3 9 9 9 प्लस 10a, दैट इज इक्वल टू 19a प्लस 30i। देखो इस तरीके से आप चंद सेकेंड्स में किसी भी पावर ऑफ ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ये बेनिफिट है आपका किसी भी मैट्रिक्स का पावर निकालने का। ठीक है, क्लियर है? चलो गेट में क्वेश्चन जो आया उसको देख लेते हैं एक दो। गेट में क्वेश्चन क्या आया इसी के ऊपर, ये है गेट 2007 में आया था क्वेश्चन। इसमें दिया है इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है -3 -1 2 एंड 0। पहला कहता है, पहला क्वेश्चन है ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन, कोई इक्वेशन पूछ रहा है कौन सी सेटिस्फाई करेगा। उसका ऑप्शन आपको दे रखा है यहाँ पे a+3i +2a इनवर्स इक्वल टू 0। बी दिया आपको a² प्लस 2a प्लस 2i बराबर 0। इक्वेशन सी दिया आपको a+i एंड a+2i बराबर i। एंड इक्वेशन डी दिया है आपको एक्सपोनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आपने क्या किया, सी थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 चाहिए। तो चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई करेंगे। सो -3 माइनस लैम्डा 2 -1 0 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो क्या माइनस लैम्डा इन द ब्रैकेट -3 माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। सो यहाँ से आपने सॉल्व किया, ये क्या आ गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कॉमन, तो 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। कोई भी सेटिस्फाई दिखता हुआ नहीं दिखाएगा। एक काम करते हैं, हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे कैली मल्टी थ्योरम से इक्वेशन क्या हो जाएगी, a² प्लस 3a प्लस 2i बराबर 0। मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका a, वहाँ पे क्या आ जाएगा 3i प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लीकेशन किया किसका, ए इनवर्स का। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है अब आपका, इसी में एक और क्वेश्चन पूछा था। दूसरा क्वेश्चन है कि a⁹ इक्वल्स, a⁹ किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है आपको 511a 5 + 510i। ऑप्शन बी दिया आपको 309a + 104i। ऑप्शन सी दिया आपको 154a + 155i। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको एक्सपोनेंट ऑफ 9 सॉल्यूशन। अब एक तो तरीका है, आप क्या करोगे, बार बार मल्टीप्लाई करोगे इस मैट्रिक्स को, जो आपकी मैट्रिक्स गिवन है आपको, उससे आप क्या करोगे, बार बार मल्टीप्लाई करोगे, राइट। ये वाली जो मैट्रिक्स दी हुई है, आप ए को बार बार मल्टीप्लाई करके 9 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, हम इस मैट्रिक्स का यूज करेंगे। चलिए, तो हमारा मैट्रिक्स क्या है देखते हैं। हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, कलर चेंज किया, हाँ, a² प्लस 3a प्लस 2i बराबर 0। सो यहाँ से a² क्या हो गया, -3a माइनस 2i। अभी हमें a⁴ चाहिए, a⁴ क्योंकि a⁴ 9 चाहिए, तो a⁴ को a⁴8 इंटू a लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा a² इंटू a²। सो इट इज इक्वल टू -3a माइनस 2i इंटू -3a माइनस 2i। सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 3 9a² माइनस माइनस 3 2 6i 6a, और ये प्लस 6a प्लस 6a प्लस 12a हो गया, प्लस 12a, और ये हो गया प्लस प्लस 4i। तो ये a⁴ आ गया। a⁴8 क्या हो जाएगा, a⁴ इंटू a⁴। अब आप a² की वैल्यू भी पुटअप कर दो यहाँ से, तो सॉल्व करके a² की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले इसको नहीं करके पहले इसको और छोटा कर देते हैं। 9 a² की वैल्यू हो गई -3a माइनस 2i प्लस 12a प्लस 4i। सो इट इज इक्वल टू -27 प्लस 12, सो इट इज इक्वल टू -15 है। -18 प्लस 4 -14 है।
ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ए की पावर 8 लेकिन हमें ए की पावर 9 नहीं है, तो ए की पावर 8 क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 इंटू ए की पावर 4। ए की पावर 4 क्या है, -15a -14i, तो -15a -14i इंटू -15a -14i। अब -15 इंटू -15 हो जाएगा 225a²। फिर -15 इंटू -14, -15 इंटू -14, -15 इंटू -14, टोटल हो जाएगा आपका 420a। सो इट इज 420a एंड दिस कम्स आउट टू बी 14 इंटू 14 156i। वापस आप क्या करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे, 225 इंटू ए स्क्वायर आपका क्या था, -3a -2i प्लस 420a प्लस 156i। So it is coming out to be how much? This is coming out to be 320. This out will be coming out to be how much? Plus 420. So it is coming out to be minus 325 to 6। कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हो फटाफट, कैलकुलेटर सॉल्व करो, क्या बताओ आप मुझे आंसर। 225 इंटू -3, दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 255a माइनस 254i। तो ये हो गया आपका ए की पावर 8। सो आपको क्या चाहिए था, ए की पावर 9। ए की पावर 9 क्या हो जाएगा, ए की पावर 8 इंटू ए मल्टीप्लाई कर दो, -255a -254i इंटू ए, दिस कम्स आउट टू बी -255a² -254a। वापस ए स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की, -255 a² आपका -3a -2i -254a। सो शुड बी सॉल्व, और इसको सॉल्व आप करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 प्लस 5 1 1 11 प्लस 5 10 i, सॉरी नॉट आई, ए यहाँ पे आ जाएगा आपका आई। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरीके से आप कैली-मिल्टन थ्योरम की मदद से अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो गेट में आया है उसको देख लेते हैं। ये गेट 2016 में आया है। क्वेश्चन था A3 x 3 मैट्रिक्स P is such that P cube is equal to P, then the eigenvalues of P is, ऑप्शन दिया है इन्होंने आपको 1 1 -1, दूसरा ऑप्शन दिया है 1.5 प्लस J.866 0.5 माइनस J.866। ऑप्शन सी दिया है आपको 1 -0.5 प्लस J.866 माइनस 0.5 माइनस J.866 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको 0 1 एंड -1। इसका आपको उसने सोल्यूशन पूछा है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फिर से हमारा वही कहानी, क्या दिया है इन्होंने, हमें दिया है पी क्यूब इक्वल टू पी दिया है, ठीक है भाई, ठीक है, पी क्यूब इक्वल टू पी दिया है। इसका मतलब हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, लैम्डा क्यूब इक्वल टू लैम्डा। जैसे यही तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगा। इसका सोल्यूशन निकाल दो, क्या सोल्यूशन हो जाएगा, लैम्डा कॉमन आएगा, लैम्डा इधर आप लेके आओगे तो लैम्डा कॉमन ले आ सकते हो, लैम्डा स्क्वायर -1। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 1 एंड -1। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ये इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिसेस का कैली-मिल्टन थ्योरम लगा के बहुत ईजियर वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो लास्ट दो टॉपिक जो बचती हैं उसको भी हम फिनिश आउट करने की कोशिश करेंगे आज की क्लास में। हमारा टॉपिक है, जैसे सपोज करते हैं आप जब मल्टीप्लीकेशन करते हो किसी भी मैट्रिक्स का, राइट, तो उसमें कितनी बार एडिशन, कितनी बार आपको सब्ट्रैक्शन करना, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है, उसके ऊपर कभी कभी गेट में क्वेश्चन आया है, वो देख लेते हैं। उसका ट्रिक क्या होता है कि सपोज करो आपके पास दो मैट्रिक्स ए बी है, आपने उसको मल्टीप्लाई भी किया, उसमें एडिशन भी किया, तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन कैसे निकालेंगे। तो मैं इसको नोट के फॉर्म में लिखवाता हूँ, ये रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहे हैं कि सपोज करो इफ ए m क्रॉस n एंड b n क्रॉस p आर टू मैट्रिसेस। अच्छा आप एक बात बताओ, हर एक एलिमेंट को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा, हर एक एलिमेंट को निकालने के लिए, टू फाइंड, चलो टू फाइंड ईच एलिमेंट ऑफ ए बी, आपको कितनी बार हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कम से कम हर बार आपको n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर टू फाइंड ईच एलिमेंट ऑफ ए बी
n नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन नीड्स टू बी n बार आप मल्टीप्लाई करोगे, अभी आप देख भी सकते हो, अभी दिखा भी देता हूँ उसको। n बार आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और एडिशन कितनी बार करोगे, एक बार कम करोगे, तो n-1 एडिशन करोगे। अच्छा, एक चीज ये बता दो, आप ए बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो ये मैंने सबसे पहली क्लास में अपना बताया है, जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो उसमें आप क्या करोगे, पहला रो और लास्ट कॉलम बचेगा, तो एम पी। सो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक के लिए एन चाहिए, तो एम पी एलिमेंट्स के लिए कितने चाहिए, एम पी एन हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये आपके एम पी एन के बराबर, एंड टोटल नंबर ऑफ एडिशंस, एक के लिए अगर आपको n-1, तो एम पी एलिमेंट्स के लिए एम पी इन द ब्रैकेट n-1। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस निकाल सकते हो। क्लियर है? ओके, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन है कि सपोज करो आपके पास ए एक मैट्रिक्स है 2x2 की, बी आपकी एक मैट्रिक्स है 3x4 की, ये सॉरी आपकी ये 2x3 की है, ये आपकी 2x3 की है, और सी आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x4 की। एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक 18 या 19 में आया है, पूछता है टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बताइए आप। एंड एडिशन, चलिए बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं, ए बी पहले एग्जिस्ट करेगा कि नहीं चेक कर लेते हैं। ए बी के लिए क्या हो जाएगा, 2x3, ए का मैट्रिक्स हो गया, बी का है 3x4। तो ए बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके ए बी में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके ए बी में हो जाएंगे 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8 एलिमेंट्स, राइट। सो और कितनी बार आपको एक एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, सो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, सिर्फ ए बी के लिए, मुझे ए बी सी डिफाइन करना है। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ए बी के लिए केस में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 इंटू, भाई कितने रो हैं आपके पास, 3। सो इट कम्स आउट टू बी, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इस वाले में, 3 है, तो 8 3 24 नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपको करने के लिए ए बी के लिए। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितने करने पड़ेंगे आपको सिर्फ ए बी के लिए, टोटल नंबर ऑफ एडिशन आपको कितने करने पड़ेंगे, तो हो जाएगा आपका ये करना पड़ेगा 3-1 × 8 दैट इज इक्वल टू 16 बार आपको एडिशन भी करना पड़ेगा, राइट। ओके, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसी तरह बी सी निकालना है। क्वेश्चन में आपको शायद सॉरी दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन जो आपका है वो थोड़ा सा, एक मिनट चीज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दूं, ये टोटल मिनिमम नंबर पूछा हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आपने ए बी किया, फिर आप क्या करोगे, बी सी निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, ए बी सी निकालोगे, ठीक है। ए बी सी कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं ए बी सी में, ठीक है। ए बी और इंटू सी, ए बी का ऑर्डर क्या हो गया आपका, ए बी का ऑर्डर हो गया आपका 2x3, 3x4, 2x4 बचा, 2x4, और सी का ऑर्डर कितना बचा आपका, सी का ऑर्डर बचा 4x5, लेस दिया हुआ है। सिंपल, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इस केस में कितने हो जाएंगे, अब बता दो, एम कितना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए, एम कितने हैं यहाँ पर, एम आपके पास 2 है, एन कितना है 4, पी कितना है, पी आपका कितना है वो 5 है। तो 2 × 4 × 5, 2 4 जा 5, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, एंड टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने करने पड़ेंगे हमें, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने करने पड़ेंगे हमें, टोटल नंबर ऑफ एडिशंस कितने करने पड़ेंगे हमें, तो इट इज इक्वल टू 40, और ये हो जाएगा आपका 4 - 1 × 2 × 5,
3 2 जा 5, ये हो गया आपका 3 2 जा 6 6 5 जा 30। सो अगर आपको ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन करना है तो टोटल कितना आ जाएगा, पहले वाले को जोड़ दो, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन जोड़ दो, इस बार 40 हुआ और इससे पहली बार कितना हुआ था 24, तो टोटल मिला के आपको 64 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एडिशन कितना करना पड़ेगा 30 और 16 46 टाइम्स करना पड़ेगा। तो ये तो एबीसी हुआ। एक चीज और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एसोसिएटिव होता है। चलो भाई, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बीसी के लिए निकालना पड़ेगा, बीसी के लिए सेम वही कहानी, फिर आप एबीसी के लिए निकालोगे। मैं ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन लिखता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के केस में बीसी में क्या हो जाएगा, आप देख लीजिए, बीसी के केस में एम की वैल्यू आपकी 3 थी, हाँ एम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 4 और पी की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 3 4 इंटू 5। एडिशन कितना हो जाएगा 4 - 1 3 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 4 या 12 12 5 या 60 आ गया, और ये आ गया का 45, राइट। ओके, अच्छा अब ए बी सी का कर लेते हैं, 2 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 5, ये बन के आएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन आप कर दो दोबारा, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। अभी आप मल्टीप्लीकेशन देखोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 से 6 6 5 30, और एडिशन कितना हो जाएगा आपका, एडिशन हो जाएगा आपका क्या नाम है, एडिशन हो जाएगा आपका 3 - 1 इंटू 2 इंटू 5, 2 5 10 इंटू 20 हो गया। तो टोटल कितना आया जरा देखो तो, मल्टीप्लिकेशन होगा 60 + 30 दैट इज इक्वल टू 90 एंड 45 + 20 दैट कम्स आउट टू बी 65। अच्छा, जो हमें क्या चाहिए था, मिनिमम चाहिए था ना, जरा मिनिमम देखो तो 64 और 46 है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन यही आपका आंसर होगा 64 46। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलो अब एक दो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म के फॉर्म में, जो कभी कभी शॉर्ट उसमें आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में, देख लेते हैं नोट करके उनको, जो मैंने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, कि मैट्रिक्स को सिमिलर आप कब कहोगे। देखो, दो मैट्रिक्स सिमिलर कब कहलाएगी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब, जब एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी पी, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स a non-singular matrix P such that B is equal to P inverse AP, ये होगा तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, सिमिलर कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएगी, सिमिलर कहलाएगी। अगर मैट्रिक्स सिमिलर है तो उनका आइगन वैल्यू भी सेम होगा, ध्यान रखेंगे, आइगन वैल्यूज ऑफ एनी सिमिलर मैट्रिक्स, एनी सिमिलर मैट्रिक्स सेज आर सेम, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलो एक बात और करते हैं, एक बात और करते हैं, वो है हमारी वो है हमारी सपोज करते हैं हमारे पास, चलो पहला चीज, कोई भी मैट्रिक्स खुद के सिमिलर होती है, ए इज सिमिलर टू ए, अच्छा, अगर मैं कहूं ए इज सिमिलर टू बी,
तो दिस इम्प्लाई बी सिमिलर टू ए। अच्छा, तीसरा, अगर ए सिमिलर है बी के और बी सिमिलर है एक और मैट्रिक्स सी के, तो इसका क्या मतलब, ए सिमिलर है सी के। और अगर ऐसा होता है तब उससे केस में इसको क्या कहते हैं हम, कि ये रिलेशन कैसा है आपका, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ध्यान रखेंगे कभी कभी एग्जाम में, जैसे आजकल रिसेंट ईयर्स में ये जो एमएसक्यू टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, वहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछ सकता है। तो इस टाइप से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि पहला क्या है आपका, अगर कोई चीज खुद से रिलेटेड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव इन नेचर है। अगर ए बी में है, बी ए में भी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक है। और ऐसे बिहेवियर को हम ट्रांजिटिव बोलते हैं, कि ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ऑब्वियसली ए इक्वल टू सी होगा। ऐसे रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा आज की क्लास के लिए, दैट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखो आप, हमें करना क्या है, हमें एक मैट्रिक्स ए का डायगोनलाइजेशन करना है। तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो देखो, तो पहले तो कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेशन देख लेते हैं, डायगोनलाइजेशन कब करेंगे। कंडीशन फॉर डायगोनलाइजेशन, पहली कंडीशन है आपकी कि कोई मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है वो तभी डायगोनलाइजेबल होगी कब, जब उसके n नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हो। व्हेन इट हैज n linearly dependent आइगन वेक्टर्स। अच्छा, दूसरा, ये कोई नेसेसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नॉट नेसेसरी वन, कि कोई मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन तभी डायगोनलाइजेबल होगा जब उसके पास एन लीनियरली, सॉरी यहाँ पे मैंने डिपेंडेंट लिख दिया क्या, ये इंडिपेंडेंट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वैल्यूज भी हो। बट ये कोई नेसेसिटी कंडीशन नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है उसका मैं वो दे देता हूं, कि अगर किसी के पास n लीनियरली डिपेंडेंट आइगन वैल्यू होंगे तो श्योर है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर भी होंगे, बट इसका उल्टा सही नहीं होता है। ठीक है, चलो, अब इसके लिए हम करते कैसे हैं, तो देखो समझो, हम डायगोनलाइजेशन करेंगे कैसे, डायगोनलाइजेशन कैसे करेंगे, a matrix D is a diagonal matrix। आपको जैसे अभी पीछे मैंने सिमिलर मैट्रिक्स बताया ना, वैसे ही आपको सॉल्व करना है, डायगोनल मैट्रिक्स निकालनी होगी विच इज सिमिलर टू ए। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमिलर है ए के तो उसको क्या कहते हैं, देन ए शुड बी इक्वल टू एम डी इनवर्स एम। जैसे वहां पे मैंने पी बोला था, एम आपको एक मैट्रिक्स निकाल के लानी पड़ेगी, तो आपका डी क्या कहलाएगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और इस तरह से हम डायगोनलाइजेशन कर सकते हैं।
अच्छा, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज हम करते हैं टू फाइंड हायर पावर्स ऑफ ए. दिस मेथड्स help in finding higher powers of any matrix. अभी तक इसके ऊपर गेट में क्वेश्चन नहीं आया है, बट सीइंग द करंट साइनियो, जिस तरह से क्वेश्चंस नए नए तरीके के बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर इफ a इज इक्वल टू एम डी इनवर्स m, तो आपका a की पावर n क्या हो जाएगा बता दो? e की पावर n हो जाएगा आपका m इनवर्स d इन m इनवर्स डी एम, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया. अच्छा, ये एम डी इनवर्स नहीं होगा, एम इनवर्स. देखो पीछे अगर हम देखें सिमिलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी? पी इनवर्स ए पी, तो सिमिलरली एम इनवर्स डी ए पी होगा. इसको सही कर दो आप यहाँ से. देन ठीक है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है क्योंकि मैंने बोला भी. ये हो जाएगा एम, मैं यहाँ से पूरा इसको रब कर देता हूँ एक बार. ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम इनवर्स डी एम. ठीक है. सो अब मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर ऐसा होता है, देखो इससे फायदा क्या होगा हमारा, मैं बताता हूँ क्यों हम मैंने ऐसा कराना बोला कि इजी रहेगा आपको इससे पावर निकालने का. तो देखो, कलर चेंज किया मैंने वापस. हाँ, तो ये था एम इनवर्स डी एम के बराबर हम लिख सकते हैं. तो आपका ये क्या हो जाएगा? एम माइनस एन डी एन एम. और डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि अगर ए की पावर डी की पावर, मान लेते हैं हमारे पास मैट्रिक्स है, सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 0 0 0 2 1 0 0 0 3. तो अगर आपको ए इनवर्स निकालना, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/1 0 0 0 1/2 0 0 0 1/3. अगर आपको ए की पावर 5 निकालना, तो डायरेक्टली आप क्या करो? डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो. 1 0 0 0 2 की पावर 5, 2 2 4, 2 की पावर 5, 1 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5. दिस इज डायरेक्ट योर आंसर. तो इस तरीके से, इस मेथड से, अगर ए और डी सिमिलर मैट्रिसेज हैं तो, और ये सिमिलर होगा तो ऑब्वियसली बात है एग्जिस्ट करेगा, तो आप इस तरीके से बहुत ईजियर वे में किसी भी मैट्रिक्स का ये निकाल सकते हो, क्या कहते हैं आप, ये कर सकते हो, हायर पावर निकाल सकते हो. क्लियर है? ठीक है. सो अभी हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का जो सिलेबस है आपका गेट और ईएससी के लिए वो कंप्लीट कर दिया है फॉर ऑल द ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग. अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो वो हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में यहाँ पर कमेंट दे सकता है. मैं उसे श्योरली विद इन 24 आवर्स मैं उसको रिप्लाई करूँगा. इवन ही कैन राइट मी ऑन माई मेल आई डी vaibhavmittal2909@gmail.com. And I request you all to please like, share and subscribe my channel to make me motivated to make such videos. Also, there is an important announcement for you. In the next session, I will be solving the previous year gate questions in the meantime. So I request you all to please like, share and subscribe so that more and more persons can have a practice to the latest questions. Thank you.